उसको अब देखता हूँ जिस तरीके से वो दिखता है, आई रियली एज अ कोच आई डोंट लाइक इट फ्रैंकली स्पीकिंग। एक प्लेयर जो होता है वो अपने आप को सबसे अच्छा जानता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं सही कर रहे हो। तो विराट कोहली की फिटनेस देखो, रविंद्र जडेजा, जितने भी खिलाड़ी हैं, केएल राहुल, मुझे लगता है आज के दौर में आपको अपने फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा। कभी कभी आप फेल होते हो, लोग आपको माफ कर देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इनखबर.com और cricket.com के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं इनकी जो इनसाइट है क्रिकेट को लेके वो बहुत ही कमाल के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यशस्वी जायसवाल, जी हाँ, जिनको जो अब उभरते हुए सितारे नहीं, सितारा बन चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम का, उनके कोच हैं। और यही नहीं, उन्होंने पृथ्वी शॉ के भी कोच रह चुके हैं, फाउंडर है मुंबई क्रिकेट क्लब के। तो आज हम स्वागत करेंगे अपने शो में ज्वाला सर का। ज्वाला सर, वेलकम टू इन खबर एंड cricket.com। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ मैं एज यूजुअल, और थैंक यू वेरी मच मुझे इस शो पे मौका देने के लिए और बहुत सारी क्रिकेट पे चर्चा करने के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर चैनल। जी बिल्कुल सर, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, पिछली बार भी आप हमारे साथ आए थे, काफी जो है आपके जो कमेंट्स वो वायरल होते हैं, जिस तरीके से आप इनसाइट शेयर करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी थोड़ा सा हमारा जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। शुरुआत करेंगे सर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में। बहुत सारे खिलाड़ियों ने हेडलाइंस बटोरी, वो चाहे खरीद के गए हों या नहीं बिके हों। तो आपका क्या टेक रहेगा इस बार के ऑक्शन का? क्या सही संतुलन बैठा है टीम्स का? सही खिलाड़ी जो है सिलेक्ट हुए हैं? क्या रहेगा सर आपका टेक? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इस साल का जो आईपीएल था वो उसमें बहुत भारी भरकम बजट था। 100 करोड़ क्रॉस हो गया इस बार, 120 समथिंग करोड़ का पर्स था फ्रेंचाइजीज का। और खिलाड़ियों को बहुत सारे धनराशि मिली, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चर्चा में आए। बहुत सारे यंगस्टर्स को चांस मिला, बहुत सारे खिलाड़ी जो रिटेन नहीं हुए थे उनको बड़े अच्छे प्राइज मिले। और बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जो जिनका जिनको कोई मिला नहीं है, आई मीन जो अनसोल्ड गए। तो बहुत ही मिक्स था ये आईपीएल का ऑक्शन। और कुल मिला के मुझे लगता है जब से आईपीएल आया है तब से इंडियन क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का जो चेहरा है वो बदल गया है। खेल में भी काफी सुधार आया है खिलाड़ियों के, और उनके लाइफस्टाइल में भी काफी सुधार आया है। तो मुझे लगता है आईपीएल इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बनती हैं। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईपीएल से जी बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत जल्दी भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो कभी कभी वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं जाते। तो मिक्स था काफी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जी बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग की बात कही सर, एक फैक्ट था जो आपने शेयर किया था कि 2008 में टीम्स का जो पर्स होता था वो बहुत कम होता था, और 25 आते आते ऑलमोस्ट जो है वो 120 के आसपास हो चुका है। क्या कहेंगे, क्या ये गेम बढ़ रहा है? इसकी पॉपुलैरिटी को हम क्रेडिट देंगे? क्या रीजन रह सकता है इसका? बिल्कुल, जब आईपीएल आया था 2008 में आया था, एक्चुअली आईपीएल आईसीएल के बाद आया, इंडियन क्रिकेट लीग के बाद आया। जी और मुझे लगता है कि आईपीएल को लाने में इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि जी खिलाड़ी आईसीएल की तरफ जा रहे थे। और उसी टाइम में बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा फैसला लिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी फैसला था। कि उसके उसके पहले मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी खेलने के आपको 8 से 10 हजार मिला करते थे, और सारे क्रिकेटर इंडिया नहीं खेल पाते थे। तो जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी था वो खिलाड़ियों के पास नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर थे वो कुछ पैसों के लिए इंग्लैंड जाया करते थे, तो 4-5 महीना वहां रहा करते थे। और जब से आईपीएल आ गया उनको ये जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे जहाँ तक पता है 2010 में जो ओवरऑल पर्स हुआ करता था 20-21 करोड़ के आसपास का कुछ हुआ करता था, और आज वो 6 गुना बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। मुझे अभी भी एक याद है कि जब आईपीएल आया था तो एक हम डिबेट में बैठे थे, और कोई मुझे बोल रहा था कि यार ये आईपीएल वगैरह चलेगा नहीं, कौन देखेगा। तो मैंने बोला क्यों क्यों नहीं देखेंगे। तो बोले यार हम लोग इंडिया श्रीलंका मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं, इंडिया इंग्लैंड देखते हैं, और हमको उसमें मजा आता है क्योंकि हम कंट्री को फील लेके जाते हैं। तो मैंने उनको एक चीज बोला था कि आप बचपन से वो देख के बड़े हुए हो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, XYZ। आज के जो बच्चे होंगे वो मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर सुपर किंग्स देख के बड़े होंगे। तो उनके दिमाग में वो ज्यादा अच्छा बैठेगा। और आई थिंक आई एम हैप्पी थी कि मेरा वो जो प्रिडिक्शन था आईपीएल के बारे में वो बहुत ही अच्छा गया, और आईपीएल एक सुपर हिट प्रॉपर्टी बना। और मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे जो भी खिलाड़ी इतना टाइम देता है, बिकॉज क्रिकेट में सक्सेस होना बहुत ही डिफिकल्ट है।
प्रोफेशनल क्रिकेट बनने के लिए कम से कम आपको स्टेट लेवल तक जाना पड़ेगा, स्टेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आईपीएल इंडिया आता है। और अगर आप देखेंगे तो आईपीएल के पहले जो स्टेट क्रिकेटर्स थे उनको हार्डली कुछ पैसे मिलते थे, कहीं ना कहीं जॉब्स मिल जाता था, तो उनकी जिंदगी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं थी। और आज आईपीएल आने से आप देख सकते हो कि करीब इंडिया के अराउंड 180 लड़कों को चांस मिलता है आईपीएल में। अगर हम 10 फ्रेंचाइजी लें तो करीब 16-18 लोकल बच्चे होते हैं, बाकी ओवरसीज होते हैं। तो 16 से 18 मीन्स अराउंड 160-180 जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको वो सुविधाएं मिलती है जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मिलती है। और आईपीएल आने से अभी स्टेट के T20 लीग्स भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार वो होता है ना, रोजगार उत्पन्न हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। और मुझे बिल्कुल सर। लगता है इसका श्रेय आईपीएल को जाता है। जी, बिल्कुल सर, यही यही मैं बात आपको बता रहा था। स्टार्टिंग में यही मैंने अपने दर्शकों को कहा था कि ज्वाला सर के कई प्रेडिक्शन जो हैं वो लाजवाब होते हैं, इनसाइट्स बहुत लाजवाब होते हैं। आईपीएल के जैसे कि आपने बताया, जो आईपीएल को लेके आपका प्रेडिक्शन था, वो भी एकदम सटीक था। तो इसी इसी प्रेडिक्शन को लेते हुए सर आगे चलते हैं। आपसे अब बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम नाम लेते हैं सर ऋषभ पंत का। हाईएस्ट पेइंग क्रिकेटर बन चुके हैं आईपीएल में। क्या कहेंगे, सही बोली लगी है, सही टीम के साथ जा रहे हैं? देखिए, ऋषभ पंत का जो अंदाज है वो T20 क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा मैच करता है। और हमने देखा है कि कैसे वो उनका भी ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है। और जिस तरीके से वो इतने बड़े रोड एक्सीडेंट से निकल के आए उसके बाद का जो क्रिकेट है काबिले तारीफ है। और अगर इस तरह का खिलाड़ी ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या मे भी कोई और भी खिलाड़ी इनके कैलिबर का ऑप्शन में होता तो जरूर इनकी बोली लगती, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के हॉट लिस्ट पे थे। अब जैसे मैंने बताया कि डिमांड अगर किसी भी प्लेयर की बढ़ जाती है तो जरूर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जेब में इस बार पैसे भी बीसीसीआई के हिसाब से ज्यादा अलॉटेड थे। तो सरप्राइज तो नहीं हूं मैं। और साथ ही था जो राइट टू मैच ऑप्शन था उसने भी काफी गेम खेला। तो मुझे तो लगता है कि ये पैसा उनको मिलना ही था। और कोई इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर नहीं है। तो लखनऊ के साथ देखते हैं, देखते हैं उनकी पारी सही रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया दिल्ली के साथ, जिस तरीके से वो कप्तानी पारी खेलते थे, वो एग्रेशन था उनकी कप्तानी में। क्या लखनऊ में भी वही कप्तानी रोल देख रहे हैं, मिल सकती है कप्तान? बिल्कुल, वो कैप्टन मटेरियल हैं। मुझे लगता है लखनऊ ज़रूर उनको एज़ अ कैप्टन रखना चाहेगी और इसीलिए शायद इतना बड़ा अमाउंट उनको पे किया है। साथ ही साथ वो नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली और लखनऊ कोई ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों में। तो उनकी फैन फॉलोइंग उनके उस तरफ, आई मीन तो इंडिया के स्टार है, वर्ल्ड स्टार है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको वो हिंदी भाषी जो लोग हैं ज़्यादा मे भी पसंद करते हो। तो मुझे लगता है लखनऊ एक अच्छी टीम है उनके लिए। और मुझे लगता है कि लखनऊ भी चाहेगी कुछ नया कॉम्बिनेशन या नई चीजें लाएं और वो बेहतर बने। उनके ओनर भी बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, इन्वॉल्व होते हैं वो मैच में। हमने देखा है पहले काफी बार। तो अच्छी अच्छी टीम बनेगी। ऋषभ पंत अगर उस टीम में आ गए तो टीम भी अच्छी बनेगी। और मुझे लगता है कि शायद कप्तानी भी वही करेंगे। तो ऋषभ पंत तो सर अब चले गए लखनऊ में। दिल्ली का रूल आपको क्या दिखता है विदाउट ऋषभ पंत? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कई जो नाम है वो नहीं है, वो दिल्ली में दिखेंगे। दिल्ली फ्रेंचाइजी को अब आप कैसा देखते देखिए, काफी फ्रेंचाइजीज का सेटअप बदला है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्रेंचाइजीज का सेटअप बदला है। सिवाय मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स का, मुंबई इंडियंस का पिछले साल ही बदल गया था। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर उनको ऋषभ पंत की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि बहुत सालों से खेलते आए हैं। और अभी देखते हैं क्योंकि अभी वो क्या करते हैं लखनऊ में। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का क्या रहता है। बट एंड ऑफ द डे क्या है, प्रोफेशनल वर्ल्ड है क्रिकेट। ये कोई कंट्री का तो मैच है नहीं है, ये तो आईपीएल इज कॉल्ड एज अ क्लब क्रिकेट आप बोल सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सपोर्ट स्टाफ है, कोचेस है, वो तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैं? जी बिल्कुल, तालमेल बैठना बहुत जरूरी है हर टीम का, हर खिलाड़ी का। और जिस तरीके से हमने देखा था पिछली बार मुंबई में, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई कप्तान चेंज करने में। तो इस बार अब देखें, चेहरे बहुत इधर से उधर हुए हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। फिलहाल बात करेंगे सर आपके स्टूडेंट की, अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल। क्या कमाल के खिलाड़ी हैं सर, क्या कहेंगे यशस्वी के? बिल्कुल, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होता हूँ जब
कोई बड़ा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि मुझे आदत है शुरू से मुझे वैसे सुनने की आदत है जब से वो मेरे पास था। स्कूल क्रिकेट में भी यही सुनाई देता था, जब वो मुंबई जूनियर्स खेला तो भी यही सुनाई देता था, इंडिया अंडर 19 खेला तो भी यही सुनाई देता था, आईपीएल खेला तो भी यही सुनाई देता था, और इंडिया खेल रहा है तो भी यही सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं कुछ चीजें और बोलूंगा कि उसकी जितनी भी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं उसमें फेलियर्स भी बहुत सारे थे जो लोगों को नहीं पता है, जो मुझे पता है। तो फेलियर्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको फेलियर से लड़ना पहले सीखना पड़ेगा। तो एक चीज ऐड करूंगा कि वो हर एज ग्रुप में हर जगह पे जाके पहले वो फेल हुआ है, 2-3 इनिंग उसकी 4 इनिंग अच्छी नहीं गई एट द बिगनिंग, तो उसको ना बाउंस बैक करने आता है। उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी सीखता है और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज जो मैं आपको दर्शकों को बताना चाह रहा था कि अगर कोई क्रिकेटर इसको सुन रहा हो तो सिर्फ सक्सेस की तरफ ना देखे, वो ये देखे कि अगर कोई बंदा फेल होता है तो उसको बाउंस बैक करने के लिए क्या मेंटल स्ट्रेंथ लगता है। तो आई थिंक ये उसके अंदर है, और मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार मेरे इंटरव्यूज में मे बी 2018 में एक बार बोला, 2020 में बोला, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं खेलेगा, ये कम से कम इंडिया के लिए 10 साल खेलेगा, और वो चीज अब मुझे होते हुए दिख रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। इंडिया के लिए 10 साल खेलेगा, तो इस 10 साल के रोल में जो टेन्योर है इसमें कहीं कोई बड़ा रोल करते हुए दिखेंगे, कप्तान, उप कप्तान, क्या प्रेडिक्शन रहेगा इस कोच का? एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि पोटेंशियल वाइज मैंने बताया कि ही कैन प्ले लॉन्गर, ही कैन सर्व द कंट्री फॉर लॉन्गर टाइम, लंबा खेल सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ूंगा कि उसमें उसका फोकस, उसकी मेहनत और उसका जो एटीट्यूड है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बिलीव है कि टैलेंट वाइज वो खेल सकता है। आगे अभी वो इंडिया के लिए खेल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उसका फोकस, उसका हार्ड वर्क, उसके वर्क एथिक्स, ये साथ में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो ये चीज सफल हो पाएगी। बाकी देखिए, अगर जो भी प्लेयर किसी लेवल पे खेलता है तो उसका ग्रोथ होता है, एज अ प्लेयर होता है, फिर बाद में टीम की और भी जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो आगे जाके वो कप्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, इट्स वेरी अर्ली टू से। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर अगर किसी टीम में लंबा खेलेगा तो जरूर उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। हालांकि मुझे अभी भी याद है कि उसने कभी कप्तानी नहीं की है एक दो बार उसको कैप्टनशिप दिया था सिलेक्टर्स ने, लेकिन उस हालांकि वो दौर और आज के दौर में बहुत अंतर है। तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। अभी कप्तानी का जो निर्णय है ये बहुत दूर है, और आगे देखा जाएगा इस पे क्या होता है। जी बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो ये कंटिन्यू रखें, जिस तरीके से पैशन उनका है, जिस तरीके से बैटिंग उनकी दिखती है, क्योंकि हर फैन यही चाहता है कि भारतीय टीम कोई हारे ना। हम हारता हुआ किसी को नहीं देखना चाहते, अपने टीम को तो बिल्कुल हारता हुआ नहीं देखना चाहते कि इंडियन टीम कभी ना हारे। और बात करेंगे सर यशस्वी की, बातचीत होती है अभी आपकी यशस्वी से साथ कभी फिलहाल? थोड़ा सा अभी जब से वो इंडिया के लिए खेल रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है, बिकॉज ही इज बिजी, आई एम ऑल्सो बिजी। बट डेफिनेटली जब भी मुझे लगेगा, वेन एवर आई ही नीड्स मी, या मुझे कभी लगेगा, डेफिनेटली आई टॉक टू हिम। जी बिल्कुल। और यशस्वी की सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आप वो आपके हाथों से निकले, सिखा के निकले, तो कुछ जो है उनका जो इम्प्रूवमेंट आया है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब जो बैटिंग में अब सुधार आ गया है भारतीय खिलाड़ियों में, क्या यशस्वी को और कुछ इम्प्रूवमेंट किसी और एरिया में इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है? क्योंकि अब देखिए बड़ा रोल हम यशस्वी को देखते हैं, एक मेन खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, एक मेन ओपनर्स के रूप में देखते हैं। हमने कई ओपनर्स देखे हैं जो काफी फेल हुए। अगर बात करें बाहर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की हम बात करें, जिस तरीके से बाउंसी पिचेस में है, वो परफॉर्मेंस उतना नहीं आ पाता है। क्या यशस्वी के पास कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो जिंदगी में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जब जब आप कोई भी फील्ड में रहोगे तो नए नए चैलेंजेस आएंगे, आपको नई नई चीजें आपको मिलेंगी। बिकॉज आई ऑलवेज से कि एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड आपको उसी तरीके से सोचना है। जो पास्ट में हो गया हो गया, आप उसको अच्छा या बुरा नहीं कर सकते हो। आपको आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। और अगर अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है तो आपको हमेशा नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल अभी सर। एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक शो में था कि नदी में एक पत्थर रखा हुआ होता है, उसको लगता है कि बाकी पत्थरों से बहुत आगे चला गया है, और कभी कभी उस पत्थर में एक ठहराव आ जाता है, रुक जाता है, तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत आगे हूँ रेस में। कभी ऐसा भी होता है कि पीछे पानी से एक और पत्थर आ रहा होता है और उसको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप रुक जाओगे, आप अपने आप को आगे नहीं ले जाओगे, और अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बहुत आगे आ गया हूँ और बस दैट्स इनफ,
तो डेफिनेटली आप तो आगे हो, लेकिन पीछे से कोई ना कोई जरूर आगे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर एक प्लेयर को, हम सबको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हम उसको अपग्रेड करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम आगे रहेंगे। तो ये तो यशस्वी के लिए भी लागू होता है, और उसको जरूर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और यही एक प्रोसेस है बहुत बड़ा करियर बनाने का। बिल्कुल सर, यशस्वी की बात की हमने। अब एक और स्टूडेंट की बात करते हैं जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, वो आपने क्रिकेट सिखाया है, पृथ्वी शॉ। क्या कहेंगे सर, क्या कमेंट है? इस आईपीएल ऑक्शन में वो अनसोल्ड गए हैं। दिल्ली कैपिटल के साथ लंबा सफर रहा उनका। हाँ, इस बार क्या ऐसी भूल हो गई पृथ्वी शॉ से, या कोई फ्रेंचाइजी से उनको पिक कर? देखिए, एज ए कोच मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ जब कोई भी खिलाड़ी हमारा फेल होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो खिलाड़ी के ऊपर, और खिलाड़ी भी मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पृथ्वी का डाउनफॉल हुआ है, वो एक उसको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेदर देन कोई और बोले कि ये हो गया। बिकॉज एक प्लेयर जो होता है वो अपने आप को सबसे अच्छा जानता है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं सही कर रहे हो। अगर आप उसके अंदर बदलाव देखोगे तो मुझे लगता है कि एक फिटनेस बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। क्योंकि अ, मैं जब उसको अब देखता हूँ जिस तरीके से वो दिखता है, आई रियली एज अ कोच आई डोंट लाइक इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि एक खिलाड़ी 24-25 साल का खिलाड़ी, आज आप देखो विराट कोहली की फिटनेस देखो, रोहित शर्मा अगर आप देखो 35-36 में भी ही लुक्स बेटर, रविंद्र जडेजा, जितने भी खिलाड़ी हैं, केएल राहुल। मुझे लगता है आज के दौर में आपको अपने फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है जो डिसिप्लिन होता है एक खिलाड़ी का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अपार्ट ऑफ कभी कभी आप फेल होते हो, लोग आपको माफ कर देते हैं और मौके दे देते हैं, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज लोगों में बहुत मतलब लोगों को दिखती है वो चीज। और जहां तक मुझे पृथ्वी का लगता है, मुझे लगता है उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बहुत टैलेंटेड लड़का था, लड़का है, बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब वो मेरे पास प्रैक्टिस किया करता था। और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू में अगर कोई 100 बनाता है, और विराट कोहली टीम में थे और वो मैन ऑफ द सीरीज लेता है, तो बहुत बड़ी बात है 18 साल की एज में। तो मुझे थोड़ा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर हिम, बिकॉज वो उसको आईपीएल में पिक नहीं किया। क्योंकि आईपीएल का अगर एक प्लेटफॉर्म आपने मिस कर दिया, तो आपको इंडियन टीम में आने के दूसरे बहुत सारे मौके बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप आईपीएल में खेलते रहते हो तो आपको फिर और चांस मिलता है, लोग आपको वॉच करते हैं, सिलेक्टर्स देखते हैं। जी। अब चूंकि आप आईपीएल नहीं खेल रहे हो, तो आपको टोटली आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे रिलाई होना पड़ेगा। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है उसके लिए। मुझे लगता है कि उसको सोचना चाहिए कि वो और कैसे मेहनत करे। अभी वो 25 साल का है, अभी भी उसके पास कम से कम 10 साल का समय है। अगर वो अच्छा मेहनत करे, अपने आप को फिर से वो ट्रैक पे लेके आए कि नहीं मुझे खेलना है, उसकी जिद जिद जो होती है, और वो दिखनी भी चाहिए, सिर्फ अगर बोलने से नहीं होता, वो दिखनी भी चाहिए। अगर वो करेगा तो अभी भी बाउंस बैक कर जाएगा क्रिकेट में। अगर एक सीजन आपका अच्छा गया और आप अपनी सब चीजों को सुधार लो, तो डेफिनेटली आप कम बैक कर सकते हो। जी बिल्कुल। और सर, अब यही सवाल है इंटरनेट पे, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और हम लोग भी अब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। उसमें सिर्फ एक ही सवाल है सर, जो आपसे लोग और फैंस ये जानना चाहते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, जो अब ट्रेंड कर रहा है सर, रियली इट इज ट्रेंडिंग, कि यशस्वी जायसवाल ने ऐसा क्या किया जो पृथ्वी शॉ नहीं कर पाए? मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, आज एक यशस्वी का उसमें आर्टिकल है और दूसरी तरफ पृथ्वी का आर्टिकल है। तो मुझे 2000 मुझे लगता है 2017-18 की याद आ गई। और उसमें एक हेडलाइन था, एक साइड में यशस्वी का दोहरा शतक, दूसरे साइड में मेरा ही था, मेरे ही न्यूज था, यश पृथ्वी शॉ का रणजी में चयन या ऐसा कुछ था। तो मुझे वो दिन याद आएगा जब दोनों को मैं साथ में ट्रेनिंग कराया करता था। वो पेपर मैं आपका शेयर भी कर दूंगा, मेरे पास कहीं ना कहीं जरूर होगा। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत हाँ, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं, और मेरे बेसिकली को खुद क्यूरोसिटी हो रही है इसको जानने की। जी। हाँ, सेम सेम एक पेज था, नव भारत में आया था वो। तो मैं जब वो न्यूज़पेपर आज देखा, तो एक साइड में यशस्वी का उदय और इसका जो डाउनफॉल की बात करो दिख रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगा, स्टिल इट्स गोइंग इन माय ब्रेन, कि किस तरीके से दोनों एक साथ खेलते थे। हालांकि यशस्वी पृथ्वी से 2 साल जूनियर है। और मुझे अभी भी याद है जब पृथ्वी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो मेरे घर पे एक टीवी चैनल आया था। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपके पास कोई स्टूडेंट है क्या जो पृथ्वी शॉ के साथ खेलता है। तो तो यशस्वी तब अननोन था, अंडर 19 मुंबई खेल रहा था, तो मेरे साथ ही बैठा था। तो मैंने बोला इधर आ इधर आ।
तू ही बोल दे चल। तो मैंने बोला देखो ये पृथ्वी के साथ ये खेलता है, इसी का आप इंटरव्यू ले लो। तो उसमें आया था वो यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शाचा मित्र मराठी में था वो। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना कि अगर आप अपने प्रोसेस को दुरुस्त नहीं करोगे और आप सोचोगे कि आप बहुत आगे जा चुके हो और आप अपने जो भी मेहनत करके ऊपर आए हो उसको अगर आप उसको कंसिस्टेंट नहीं रख सकते हो, डेफिनेटली आपका डाउनफॉल आएगा। और यशस्वी मुझे लगता है उसका जो क्रिकेट में उसका जो वर्क एथिक्स है, जो गेम के लिए उसका जुनून है, जो सेक्रीफाइस गेम के लिए करता है, मैं गेम की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही हाई है। क्योंकि जब भी, और उसका रीजन ये है कि जब वो मेरे साथ रहता था, 9 साल वो मेरे घर पे मेरे साथ रहा है और इसी कमरे में रहा जिस कमरे से मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं उसको रोज काउंसलिंग करता था, क्योंकि जब पृथ्वी इंडिया के लिए खेला था तभी भी मैं इसको पृथ्वी का बहुत सारा स्टोरीज बताता था कि वो क्या सही कर रहा है, क्या नहीं सही कर रहा है। क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद मैं अगर बोलूँ तो पृथ्वी मेरे पास आया नहीं कभी। आई नेवर सीन हिम इवन आफ्टर अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार ये लड़के को मैंने इतना अपना टाइम डाला, इतना एनर्जी दिया, मैंने इसके लिए इतना भागदौड़ किया और एक बार आया नहीं मेरे पास। और मैं बहुत उसको मिस भी करता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर वो मेरे पास आएगा तो उस पर और थोड़ा वर्क करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। मुझे याद है कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस टाइम पे टॉम मूडी ने कमेंट किया था कि इसका जो बैक लेग है लेग स्टंप की तरफ जाता है। तो इमीडिएटली जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो मैंने उसके फादर को फोन किया और मैं बोला कि उसको प्रैक्टिस को लाइए, थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो। बट सॉरी टू से वो कभी आया नहीं उसके बाद, ही नेवर कम्स। एक दो बार मैंने भी मैसेजेस उसको डाले, बट ही नेवर टर्न्स अप फॉर प्रैक्टिस। इट्स ओके, वो कहाँ और प्रैक्टिस कर रहा है, किसी और कोच के साथ कर रहा है, आईपीएल में कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कर रहा होगा। लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा कि आई वांटेड हिम टू गिव मोर टाइम, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इट्स ओके, दैट्स फाइन। जबकि उसको मैंने 3 साल प्रॉपर, 15, 16, 17, 3 साल मेरे साथ था वो। 3 इयर्स जब वो उसका डाउनफॉल था तब मेरे साथ था। हर शाम को हम साथ में आते थे, वीकली वंस और ट्वाइस हमारे घर पे आता था। हम उसको बहुत, उससे उसको भी काउंसलिंग करता था। तो मैं यशस्वी को हमेशा स्टोरी सुनाता था बड़े बड़े क्रिकेटर्स की, कि देखो वो 18 साल की एज में इंडिया के लिए खेले, आज वो किधर है। मैं एक दो एग्जाम्पल बताता था कि जो पहला वर्ल्ड कप था और आज का जो वर्ल्ड कप है, आप देख 10 वर्ल्ड कप हो चुका है, कितने लोग वर्ल्ड कप खेले हैं और कितने लोग इंडिया के लिए खेले। एक रेशियो निकालते हैं, 4 से 5% लोग इंडिया के लिए खेले सीनियर इंडियन टीम में, या उसमें से 1% लोगों ने इंडिया में जगह बनाई या 4 से 5 साल खेले। तो उसको मैं ये सारे बहुत रियलिस्टिक फिगर्स के साथ बात करता था कि तुम अगर इंडिया अंडर 19 खेल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बन गए। आपको स्टिल आपको 10 से 15 साल सेम मेहनत या इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत डिस्कस करते थे। मैं उसको फेलियर स्टोरी भी सुनाता था। मैं उसको हमेशा बताता था कि जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है जो आपको इंस्टेंट प्लीजर देता है, बहुत खुशी देता है वो। यस। और एक रास्ता होता है जो थोड़ा आपको दुख देता है। अगर आप इंस्टेंट प्लीजर यानी कि तुरंत आनंद देने वाले रास्ते पे चले गए तो आगे जाके ना आपको बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी। और अगर आप थोड़े कांटों भरे रास्तों से चलोगे जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यंग एज में 18, 19, 20, 21, 22 में बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो आगे जाके आप नहीं, आपकी अगली जनरेशन भी इंजॉय करेगी। तो बहुत सारी चीजें मैं उसको बताता था। और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे फादर ने मुझे दिया था जब मैं मुंबई आया था। तो एक बार मैं ट्रेन में बैठा था, बोरीवली से निकला और ट्रेन से हम लोग अंधेरी की तरफ बढ़े, बैंड्रा की तरफ, बैंड्रा अंधेरी की तरफ बढ़े। तो मैंने फादर को पूछा कि कुछ लोग बिल्डिंग्स पे रहते हैं मुंबई में और एक कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत छोटा सा बच्चा था मैं। तो मेरे फादर ने ना मुझे एक चीज बोला, मुझे अभी भी याद है, कि बेटा जो अपने उम्र के पहले 25 साल अपने आप को बनाने में इन्वेस्ट करते हैं वो आगे जाके बिल्डिंग में रहते हैं। और जो अपने उम्र के पहले 25 साल अपने अपने आप को एंजॉय कराने में, खुश करने में निकाल देते हैं, वो बाद में 25 साल के बाद पूरी जिंदगी झोपड़ी में रहते हैं। अब तुम डिसाइड कर लेना कि तुमको झोपड़ी में रहना है, बिल्डिंग में रहना है। तो बहुत सारी चीजें मैं यशस्वी को बताता था और मुझे लगता है कि उसने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट में फॉलो किया। बट अभी भी बोलते ना, रेस और रास्ता बहुत ही लंबा है। हम्म। जी, तो बिल्कुल सर। और एज अ टीचर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखिए एक टीचर की बहुत उम्मीदें रहती हैं किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अगर हम स्कूल की बात करें, प्ले ग्राउंड की बात करें, क्या पृथ्वी शॉ का नॉन सीरियसनेस और एटीट्यूड की वजह से आज वो आईपीएल में नहीं?
देखिए मेरा ही स्टूडेंट है तो मैं उसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं तो बस अपने आप को यही बोलूँगा कि उसको या मेरे जो विशेज़ है हमेशा अच्छा ही दूँगा। मैं चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए मतलब वापस वो कमबैक करे। कहीं न कहीं यस चूँकि मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद मैंने उसको देखा भी नहीं है, एक ही सिटी में रह के। नहीं, तो फिर भी मैं सर ज़्यादा बहुत सारे वीडियोस बीच में वायरल हुए जिस तरीके से उन्होंने हेडलाइंस बनाई, उनकी फिटनेस की बात कर रहे थे और सबने उनकी फिटनेस पे ही सवाल उठाया क्योंकि देखिए जब पृथ्वी शॉ क्रिकेट में आए थे जिस तरीके से उनका आगमन हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट सुपरस्टार है सर। और इसीलिए मैंने आपसे सवाल ये पूछा है क्योंकि लाखों क्रिकेटर जो हैं जो जिनका सपना है क्रिकेट खेलना, भारत को रिप्रेजेंट करना, वो ज़रूर आपकी ये बात सुन रहे होंगे इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या नॉन सीरियसनेस और एटीट्यूड की वजह से ये हुआ जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरी स्टोरी सर? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये आईपीएल इतने कम एज में बच्चे खेलते हैं जो इतने कम एज में इनको आईपीएल खेलने को मिलता है और जो आईपीएल का जो अट्रैक्शन है मैंने इसलिए शुरू में बोला कि आईपीएल इज वेरी गुड एंड सम एक्सटेंट इट इट इज अ चैलेंज फॉर यंगस्टर जो ये इनको इंस्टेंट पैसे मिलते हैं करोड़पति बन जाते हैं क्योंकि मैं एक बार एक रिसर्च कर रहा था तो अक्टूबर महीने में इंडिया में वीनू मंकट ट्रॉफी होता है अक्टूबर महीने में हुँ। और उसके बाद इंडिया अंडर 19 के लिए चार तीन टीमें निकलती हैं चैलेंजर ट्रॉफी के बाद इंडिया का कोई एक टूर होता है एंड देन इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम बन जाती है और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो बच्चे खेलते हैं उनको अचानक से फेम मिलने लगता है टीवी पे आते हैं साथ ही साथ उसी टाइम पे आईपीएल के ऑप्शंस होते हैं और उनको कुछ एक लड़कों को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है और आई थिंक पृथ्वी शॉ इज वन ऑफ देम कि उसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिला अभी एक लड़का जो अपने स्टेट के सीनियर प्लेयर्स के साथ भी ज्यादा जेल नहीं हुआ है ऑल ऑफ सडन वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है नॉट ओनली दैट एक लड़का जो मैंने बताया वीनू मंकट ट्रॉफी में जो बच्चे आते हैं एकदम एकदम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे मे बी शायद हीरो होंडा स्प्लेंडर पे अपने फादर के साथ ग्राउंड पे जाते रहे होंगे अचानक से आईपीएल के बाद इतने सारे पैसे आ जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए इन पैसों का और वही एक टाइम होता है जहां पे बहुत सारे लड़के डाउनफॉल आ जाता है अगर वो मैनेज नहीं कर पाए एक तो मीडिया स्टारडम एंड देन द मनी आई थिंक वो एक टाइम होता है ना जहाँ पे बहुत ही अच्छा कोई आपके साथ चाहिए जो आपको हैंडल करे तो जिन बच्चों के साथ वो हो जाता है वो आगे निकल जाते हैं और जिन बच्चों के साथ वो नहीं उगता है कहीं ना कहीं उसमें स्टक हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो आईपीएल के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो भी जिम्मेदार है इतने कम एज में 24-25 साल की एज में आप 40-50 करोड़ रुपए कमा लेते हो आपका जो हंगर है ना वो खत्म हो जाता है बहुत सारे लोगों का खत्म हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है ठीक है आई एम गुड क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में ये फेल हो गया ये हो गया हो गया कुछ लोगों का सपना होता है बहुत सारा पैसा कमाना तो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए दैट्स इनफ तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे रीजंस है मैं ये पृथ्वी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ बट ये बहुत ही जनरल सी बात है कि हम देखते नहीं हम नोटिस नहीं करते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है जहां तक पृथ्वी की बात है अगेन मैं उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं हमेशा चाहूंगा कि जो हो गया अब उसको चाहिए कि बहुत मेहनत करें अपने आप को एक बार वापस रिवाइव करे और जस्ट अगर 1-2 साल अच्छा मेहनत करेगा स्टिल ही कैन कम बैक आईपीएल के ऑप्शन तो हर साल होते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम जी, तो बिल्कुल नेक्स्ट ऑक्शन में पृथ्वी शॉ का कमबैक हो सकता है। ये जो प्रेडिक्शन आपने दी है सर, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे अगले साल भी हम कॉन्टैक्ट करें आपसे और इसी पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। जब आपके साथ कोचिंग करते थे पृथ्वी शॉ, जैसे कि आपने कहा कि 2018 से आपका कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 से, राइट? यस यस 17 हाँ, आफ्टर अंडर हाँ, तो 19 वर्ल्ड उससे कप उससे पहले जब वो कोचिंग में आते थे जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे, वो एटीट्यूड कैसा था उनका? वो हम जानना चाहिए। कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताएँ कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी या बहुत स्ट्रगल करके वो आए हों? कुछ ऐसा आपको लगा हो कि हाँ, ये इसमें एक कमी है, अगर ये नहीं सुधारा तो हो सकता है कि डाउनफॉल आए? एटीट्यूड वाइज आई थिंक ही वाज वेरी गुड टिल ही वाज विथ मी क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं उसको सैटरडेज को कभी कभी बुलाता था चाइनीज खाने के लिए उसको चाइनीज बहुत पसंद था तो हुँ, वो मैं उसको 9 बजे का टाइम देता था 9 o'clock तो वो नीचे बिल्डिंग के नीचे आके पहले मुझे मैसेज या फोन करता था कि सर आप फ्री है तो मैं ऊपर आता हूँ तो ही वॉज अ वेरी स्वीट बॉय स्टिल अ वेरी स्वीट बॉय बट अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं बोल सकता
मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसका एटीट्यूड का उस टाइम पे कोई इशू हुआ या कुछ इस तरह का मुझे दिखा। आई रियली डोंट नो कि बाद में क्या हुआ। और आई एम ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइज कि एक इतना स्वीट लड़का, इतना डिसिप्लिन, आई कैन से ही वाज वेरी डिसिप्लिन बॉय। मेरे पास आया तो बच्चा ही था वो 2015 में, आई थिंक ही वाज अराउंड 16 इयर्स, 15 साढ़े 15 का था। तो मेरे लिए तो बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही है मेरे लिए। एक कोच के लिए और एक फादर के लिए हमेशा उसके स्टूडेंट और कितने भी बड़े हो जाए बच्चे ही रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये बच्चा फिर से अच्छा करे और फिर से इंडिया के लिए खेले। दिस इज व्हाट आई विश। क्योंकि मेरे साथ ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं उसको बोलूं कि वो इनडिसिप्लिन था। ही वाज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन बॉय और बहुत ज्यादा सिंसियर था। तो मुझे लगता है कि आई रियली डोंट, आई एम वेरी सरप्राइज कि अचानक से कौन से लोग उसको मिल गए, कहाँ से कौन से लोगों ने उसको क्या बोल दिया। और क्रिकेट जो उसका बोलते रहे इतना बड़ा पैशन था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि वो मैच खेलता था और अराउंड मुंबई में 4 बजे मैच खत्म होती है, तो मुझे उसके डैड फोन करते थे कि सर मैं उसको प्रैक्टिस के लिए लेके आऊं कि नहीं आऊं। तो वो मैच के भी आया, बाद भी आया करता था प्रैक्टिस करने। जस्ट 40-50 मिनट्स की बैटिंग के लिए बहुत दूर दूर से आता था, इवन आफ्टर प्लेइंग हार्ड डे। तो मुझे उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि वो जिस तरीके से उसने अपने करियर का स्टार्ट किया था, मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हम सबको। बिल्कुल सर, उम्मीदें तो अभी भी हैं उस खिलाड़ी से जिस खिलाड़ी ने हेडलाइंस बनाई थी। पृथ्वी शॉ को आपने कांटेक्ट भी किया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। अब अगर पृथ्वी शॉ आपको अप्रोच करते हैं तो आपका क्या अप्रोच रहेगा सर? देखिए, अगर किसी को भी, नॉट ओनली पृथ्वी शॉ, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी क्रिकेटर मुझे अप्रोच करेगा, तो एक कोच होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। वो कोई भी हो सकता है और मुझे पता है कि कैसे मदद करनी है। तो जरूर, अगर अगर वो ईगर होगा आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो डेफिनेटली दिन रात एक कर देंगे हम वापस। बिल्कुल सर। और अभी अगर हम देखें सोशल मीडिया पे तो काफी, जिसको कहते हैं ना कि देखिए, ट्रोल करा जा रहा है पृथ्वी शॉ को। एज अ कोच आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस को, सभी तमाम जो कि पृथ्वी शॉ के ना आने से हर्ट तो हुए ही हैं, बट साथ में जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो आया था सर वो काफी जो था चौंकाने वाला वीडियो था, जिस तरीके से फिटनेस की आपने बात करी। क्या आप कहेंगे इस पूरे जो अभी ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे पृथ्वी शॉ को लेकर? देखिए, मैं एक हमेशा से बोलता हूँ कि सेटबैक जो होता है ना, वही हम्म। एक टाइम होता है जहाँ पे आप कम बैक कर सकते हो। यस। तो अगर आप कहीं पे आप नीचे गिर गए हो ना, तो आपको उठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास। तो यू, अ चैंपियन नोज हाउ टू रिबिल्ड, एक मेरा लाइन है, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे, एक चैंपियन जो होता है ना, उसको पता होता है कि रिबिल्ड कैसे करना है, वापस कैसे उठना है। और बहुत बड़ा जो इतिहास में ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत बार कोई चैंपियन फेल हुआ है और वो बहुत सॉलिड कमबैक किया है। तो अगर पृथ्वी चाहेगा, और वो चैंपियन है, उसने दिखाया है अपने अर्ली ऑफ द करियर में जिस तरीके से उसने इतने परफॉर्मेंस किए, तो वो चाहे तो कमबैक कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो, इफ ही वांट्स दैट, नोबडी एल्स कैन डू इट। और जिस तरीके से देखिए ये फैंस है, जब आप अच्छा करते हो तो आपके लिए ताली भी बजाते हैं। तो फैंस का तो दोनों साइड होता है कि आप अच्छा करोगे तो आपको सर पे चढ़ा लेंगे, आप अच्छा नहीं करोगे तो वही आपको बहुत सारी चीजें भी, रियलिटी चेक भी कराएंगे। अब इसमें कैरेक्टर है, अगर पृथ्वी एक कैरेक्टर है जो वो कर सकता है, he should not talk, he should come on the ground, work hard, harder, and just because he's playing, already playing सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो अगर वहां पे एक बड़ा 100-150 मार देगा तो एवरीबॉडी विल कीप क्वाइट। तो देखिए, बाहर से कौन क्या बोलता है ना, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको ये देखना है कि हमको क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, बस उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो बस यही मैसेज मैं उसको देना चाहूंगा कि थोड़ा सा शांत रहे, अपने आप को रिवाइव करे, और बल्ला फिर से बोलेगा, सब शांत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बल्ला फिर से बोलेगा और शांत हो जाए। सब शांत हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। फिलहाल सर अब बात करेंगे इस आईपीएल की। अब इसमें एक और बच्चा है जिसने हेडलाइन बनाई है, वो था 13 साल के जो हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो वैभव सूर्यवंशी है उन्होंने जो इतिहास रचा है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही टाइम है, सही पिक है? देखिए, टीम तो उसको बहुत अच्छी मिली है, राजस्थान रॉयल्स मेरी बहुत ही क्लोज टीम है। और बस अगेन मैं वही बोला कि कम एज में जो सक्सेस मिलती है,
उसको हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब उसके पेरेंट्स के ऊपर है या जो अभी उसके साथ रहते हैं उनके ऊपर है कि कितना वो मीडिया अटेंशन और बाकी चीज़ों से दूर रख सकते हैं और वो किस तरीके से गेम पे फ़ोकस करता है। क्योंकि देखिए अर्ली एज की जो सक्सेस होती है, वो आपको सुपरस्टार भी बना सकती है और आपको नीचे भी लेके जा हुँ। सकती है। अब टोटली उसका मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मैच्योर है, उस पे बहुत डिपेंड करता है। उसके फादर का बहुत बड़ा रोल होगा, उसके जो आस-पास के जितने भी दोस्त हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि अब वो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के साथ जाएगा, उनके साथ खेलेगा। तो अगर उनसे वो सीखने की कोशिश करेगा और उनके साथ अच्छी-अच्छी बातें डिस्कस करेगा, तो डेफ़िनेटली ये जो बोलते हैं ना, ये अपॉर्च्युनिटी उसके लिए बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा है, बस यही रास्ता है जो उसको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सर, बस अ, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर जैसे ही जब ये सेलेक्ट हुए हमारे राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया, तो एक डिबेट शुरू हो गया सर। डिबेट ये हुआ कि क्या इतनी एज में इतना पैसा मिलना ठीक है? क्या अभी बचपना है? क्या सही टाइम था उनका पिक होने का? आपका क्या टेक रहेगा सर इस पे? आप किसकी तरफ हैं कि अभी इनको और टाइम देना चाहिए था पिक होने के लिए क्योंकि अभी बचपना है? या फिर दिस इज़ द राइट, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं देन जो हुआ है, जो पिक हुए हैं, जो उनकी बॉडी लगी है वो बहुत सही है। देखिए राहुल द्रविड़ जैसे वहाँ पे मेंटर बैठे हुए हैं, उनके सामने हम बोल नहीं सकते। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हमेशा से बताता हूँ, टैलेंट वाइज इट्स अ गुड थिंग। बट यही है कि जो उसको ये सक्सेस मिल रही है उसके दिमाग में नहीं जानी चाहिए। हुँ, और अगर हम ऐसा देखें तो सचिन तेंदुलकर 15 साल की एज में इंडिया की टीम में खेले थे। तो जी, एज जो होता है ना, क्रिकेट में एक नंबर खाली है। आपको एंड ऑफ द डे बॉलर को फेस करना है, आपको बैट्समैन को बॉल डालना है। डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, इफ यू आर कैपेबल टू डू दैट डेफिनेटली यू शुड। बट अगेन जो आईपीएल के साथ या जो स्टारडम जो मिलता है, उसके साथ जो पैकेज में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो हैंडल करेगा कितना, वो अगेन मैंने बताया कि उस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाए आगे जाएगा तो डेफिनेटली उसका करियर बहुत आगे जाएगा। और अगर वो वहां से कहीं भी दूसरी चीजों में आ गया तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर हिम। बट लेट्स सी, अभी जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होने के बाद ही समझ में आती है कि क्या सही था, तो हम उसका इंतजार जरूर करेंगे। आपने कुछ उनकी वीडियोज़ देखे हैं खेलते हुए? कुछ उसपे देखा उनका कैसा फुटवर्क है, कैसा वो बैटिंग करते हैं? कुछ आई पता थिंक ही चला लुक्स कुछ? वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बॉय, क्योंकि जिस तरीके से एक दो वीडियोस मेरे को किसी ने भेजा। इनफैक्ट लास्ट ईयर कोई मेरे को उसके बारे में बता भी रहा था कि ऐसा ऐसा लड़का है। तो जब वो रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ था, और मेरे कुछ प्लेयर बिहार में भी खेलते हैं रणजी ट्रॉफी वगैरह, तो बताते रहते हैं। तो आई फील कि टैलेंट दिखता है, बहुत ही स्ट्रांग लड़का है। 13 साल की जो एज होती है उसके हिसाब से बहुत ही मजबूत लड़का है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है। क्योंकि लास्ट ईयर वो मुंबई के अंडर 23 के अगेंस्ट उसने 70 रन किए थे यहाँ पे मुंबई में। तो टैलेंट है, भरपूर है, ताकत भी है। अब यही है कि अगेन कि फोकस कितना रहता है और कितना वो अपने आप को आगे की तरफ लेके जाता है, वो कितना हंग्री है और आगे जाने के लिए। क्योंकि क्रिकेट में सक्सेस का कोई अंत नहीं है। आप तेंदुलकर भी बन सकते हो, कोहली भी बन सकते हो, रोहित शर्मा भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ये आपके हंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, और दैट टोटली डिपेंड ऑन हिम। बिल्कुल सर, तो इस बार आपको कौन-सी टीम सपोर्ट कर रहे हैं सर? जाते-जाते सवाल पूछेंगे, आपकी कौन-सी टीम जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? और वो कौन-सा खिलाड़ी है जिसको इस बार बहुत आप सारे सपोर्ट करेंगे फ्रेंचाइजीज, और चाहते हैं कि वो उभर के बहुत आए और बहुत ही धर्म संकट है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अलग अलग फ्रेंचाइजीज में। बट एनीवेज, मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स से मैं बहुत ज्यादा करीब भी हूँ। मेरी उनसे काफी अच्छी खासी रिलेशनशिप भी है, बातचीत भी है। वो लोग भी हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं, यशस्वी को सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं उनको कभी कोई प्लेयर के बारे में बताता हूँ तो वो मेरा मान रखते हैं। तो आई थिंक मेरा जो दिल होगा वो हमेशा राजस्थान रॉयल्स की तरफ ही होगा। और दिमाग, दिल और दिमाग 2 अलग चीज़ें होती है। दिल आपका दिमाग राजस्थान, दिमाग क्या कहता है सर? क्रिकेट दिमाग कोच वो जो है हमेशा दिमाग से सोचता है सर। दिमाग नहीं, मैं थोड़ा दिल से ज्यादा सोचता हूँ, इसीलिए बड़ा मेहनत करता हूँ। क्योंकि दिल जो होता है ना, हमेशा आपको सही चीजें सिखाता है। दिमाग जी। बहुत बहुत होशियार होता है, वो करंट अफेयर्स देखता है। तो मैं थोड़ा दिल वाला हूँ, और दिमाग से तो जो टीम अच्छा खेलेगी, जिसकी पहले के कुछ मैचेस अच्छे जाएंगे, उनको हम जरूर देखेंगे। ये सही, ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर होता है कि भाई जो टीम अच्छा खेली वो जीते। बहुत ही बढ़िया लगा सर आपके साथ बात करते हुए और मजा आया आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ। होप आपको भी मजा आता होगा हमारे साथ जुड़ने में। तो
बने रहिएगा दर्शक। ये थे ज्वाला सर जो हमारे साथ आज जुड़े थे। आप देखते रहिए इन खबर cricket.com। आपके कोई सवाल हो और कुछ आप पूछना चाहते हो सर से, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपने ज्वाला सर के पास ये सवाल भेजेंगे और उनसे ये आंसर मांगेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इन खबर और cricket.com और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू, बाय बाय।